नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। आज का टॉपिक है भारत नेपाल संबंधों को लेके। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश के रूप में मौजूद है। चाहे हम लोग बात करें भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के रूप में, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सारे के सारे सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी ही भारत के विदेश नीति में यह महत्व रखता ही रखता है। और ऐसे में अभी वर्तमान में चाइना का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वैसे में टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। हो सकता है कि बीपीएससी या फिर यूपीएससी मेंस में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाए। तो पूरा का पूरा कंप्लीट मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा, जिसके वजह से आप एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में बिल्कुल आप सक्षम हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए, वर्तमान में चर्चा का बहुत सारा यहाँ पे कारण है। जैसे कि नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री की लुम्बिनी यात्रा की गई। अब जब लुम्बिनी यात्रा की गई, देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे बुद्ध की जन्मस्थली है, तो वहाँ पे पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध मठों की डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई। साथ में यहाँ पे देख पा रहे हैं बौद्ध विहार की वहीं पे नींव भी रखी गई। और बहुत सारा जो परियोजना है, अगर देखा जाए तो 1950 के दशक से ही कुछ कुछ परियोजनाओं को यहाँ पे ठीक है चलाया जा रहा है, और कुछ नए भी परियोजनाओं के लेके यहाँ पे समझौता किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी यहाँ पे बातचीत हुई है। इन सारे ही चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऐतिहासिक संबंधों को लेके, चूँकि कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं, और एक कंप्लीट एनालिसिस पूरा का पूरा हिस्ट्री से लेके करेंट सिनारियो तक जब तक आप नहीं ठीक है पूरा करेंगे, तब तक ये कंप्लीट एनालिसिस नहीं माना जाएगा। हो सकता है कि बीच की कड़ी से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सके। तो इसीलिए हर एंगल से आपको इस इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को देखने की ज़रूरत होती है। तो ऐतिहासिक संबंधों की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, माना जाता है कि नेपाल जो कि एक लैंड लॉक कंट्री के रूप में मौजूद है, तो बिल्कुल भारत से सटे हैं। इसीलिए कई सारे विद्वानों के द्वारा भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में भी जाना जाता है। अब इसकी जो चर्चा है हमें गीता जैसे ठीक है ग्रंथों में मिलती है, रामायण जैसे ठीक है जो भी यहाँ पे काव्य ग्रंथ है, इन सारे ही चीज़ों में देखने के लिए मिलती है। चाहे और भी बहुत सारे भारत में विभिन्न जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें नेपाल का भली भांति यहाँ पे जिक्र किया ही किया गया है। लेकिन अगर हम लोग साक्ष्यों के आधार पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये बुद्ध काल से बहुत अधिक, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से देखेंगे तो पूरा का पूरा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने के लिए मिल जाता है। और वो है यहाँ पे शाक्य वंश। इसी शाक्य वंश से देख पा रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध भी बिलोंग करते थे, जो कि वहाँ के राजकुमार थे। तो माना जाता है कि इस शाक्य वंश के समय से ही भारत का संबंध ठीक है नेपाल से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन प्रारंभ में अगर देखा जाए तो नेपाल में आदिवासी नियंत्रण था। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ठीक है काल होता था ऋग वैदिक काल। उस ऋग वैदिक काल में देखेंगे तो जो भी ठीक है कबीलाई जो समूह था, उसमें जो प्रमुख होता था, जो मुखिया होता था, वही इन क्षेत्रों पे पूरी तरीके से ठीक है कंट्रोल करता था। इन क्षेत्रों पे ठीक है खासकर रक्षा संबंधी गतिविधियों को पूरी तरीके से मैनेज करने का प्रयास करता था। अब यही चीज़ आपको दिखाई देगा नेपाल के उस कबीलाई समाज में, और ये तब तक दिखाई देगा जब तक यहाँ पे लिच्छवियों का प्रवेश नहीं हो जाएगा। अब ये लिच्छवी कौन है, तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे पहला गणतंत्रात्मक ठीक है अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला यही है लिच्छवी। ठीक है, वैशाली की राजधानी हुआ करती थी ठीक है लिच्छवी। पूरा का पूरा यहाँ पे ठीक है संघ हुआ करता था, जिसमें लिच्छवी, वज्जी ठीक है और भी कुछ छोटे मोटे यहाँ पे क्षेत्र मौजूद हुआ करते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहीं से धीरे धीरे देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिच्छवी के लोगों का, खासकर वर्तमान में जो मिथिला का जो क्षेत्र है, वहीं से लोगों का बहुत बड़ी मात्रा में नेपाल के क्षेत्रों में भी यहाँ पे माइग्रेशन हुआ। अब आपको समझना है कि यहीं से देखेंगे तो चूँकि अब बौद्ध धर्म का भी उदय हो गया, तो उस समय अगर देखेंगे तो उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में, खासकर नेपाल के बड़े ही क्षेत्रों में देखेंगे तो बौद्ध धर्म को बहुत अधिक यहाँ पे बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। लेकिन नेपाल में वर्तमान में देखेंगे तो बौद्ध धर्म से अधिक हिंदुओं की संख्या अगर अधिक है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो है यहाँ पे धर्मांतरण। तो माना जाता है यहाँ पे कि 750 से लेके 1750 ईस्वी के दरमियान, आप ध्यान से देखते चलिए, इसमें बहुत अधिक धार्मिक परिवर्तन किया गया। अर्थात जो भी यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग ठीक है मौजूद थे, पूरी तरीके से हिंदू धर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए।
अब शुरुआत में क्या थे, बौद्ध धर्म, बाद में क्या हो गए, हिंदू धर्म। तो देख पा रहे हैं लगभग ये 1000 ठीक है ईस्वी तक यहाँ पे चलने वाला ये लंबा प्रोसेस है। इसीलिए वर्तमान में नेपाल एक ठीक है मैंने हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना है, लेकिन बहुसंख्यक जो आबादी है वहाँ की हिंदू बहुल ही है, जो कि भारत की आबादी की तरह भी ठीक है वहाँ पे भी जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ हो गया मैंने हिंदुत्व को पूरी तरीके से केंद्र में रखा जाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद देखेंगे तो बौद्ध धर्म से यहाँ पे हिंदू धर्म में सब कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इस प्रकार देखें तो एक साझा सांस्कृतिक जो मूल्य आपको दिखाई देगा भारत और नेपाल का, ठीक है, बिल्कुल मिला जुला रूप दिखाई देगा। चाहे हम लोग यहाँ पे हिंदू धर्म की बात कर ले, बौद्ध धर्म की बात कर ले, अगर हम लोग देखें यहाँ पे हिंदू धर्म के अंतर्गत देखें, ठीक है, हिंदू धर्म पूरी तरीके से कहना सही नहीं होगा। उस समय अगर हम लोग देखें क्षेत्र के दृष्टिकोण से तो वैवाहिक संबंधों में लेके जैसे कि रामायण का जिक्र आता है कि किस प्रकार से ठीक है अयोध्या के श्री राम का जो विवाह हुआ नेपाल में ही, ठीक है, जो जनकपुर स्थित है, ठीक है, वहीं पे राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। तो वहीं से देखेंगे तो एक अच्छा खासा आपको एक वैवाहिक संबंध स्थापित होते हुए दिखाई देगा। और वर्तमान में भी वो चीज़ें कहीं न कहीं चली आ रही है, खासकर नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, इसके अलावा बिहार यूपी हो गया, जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, सीमावर्ती जो क्षेत्र है शिवालिक रेंज का, जो भी तराई क्षेत्र में रहने वाले आपस में यहाँ पे ठीक है ये वैवाहिक संबंध अभी तक उसको ठीक है पूरी तरीके से जीवंत किए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर ले रोजगार की, बात कर ले हम लोग, ठीक है, मतलब माइग्रेशन की, तो ये सब यहाँ पे होते रहता है, चलते रहता है। कुल मिला के रोटी बेटी का रिश्ता एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है, खासकर भारत और नेपाल के परिप्रेक्ष्य में। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो धीरे धीरे अब इस चीज़ को और मजबूत बनाया गया आगे चल के भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि। चूँकि 1947 में भारत तो आज़ाद हो गया, अब आज़ाद होने के बाद से जब भारत की स्वतंत्रता विदेश जब नीति ठीक है भारतीयों के हाथों में आ गई, तो धीरे धीरे यहाँ पे पड़ोसियों को यहाँ पे ठीक है एकाग्र मतलब यूनाइट करने का यहाँ पे पूरी तरीके से प्रयास किया गया। और 1950 में ध्यान रखिएगा ये पूरी तरीके से नेपाल के साथ यहाँ पे नींव रख दी गई। अब ये बहुत बड़ा ही यहाँ पे संधि है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे इसमें यहाँ पे हो गया निवास को लेके, रेसिडेंशियल को लेके, कोई भी इंडियन है अगर नेपाल में चाहता है तो रह सकता है, कोई नेपाली चाहता है इंडियन में रहना तो वो भी रह सकता है, कोई भी वीज़ा की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। संपत्ति हो गया, कोई भी व्यक्ति यहाँ भी खरीद सकता है, ठीक है, वहाँ भी खरीद सकता है। व्यापार हो गया, इसमें भी ठीक है आयात निर्यात को लेके कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी। आवाजाही को लेके ठीक है आप आसानी से वहाँ पे घूमने जा सकते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ के लोग बड़ी मात्रा में देखेंगे तो जाते ही जाते हैं। लगभग नेपाल के पर्यटन में देखेंगे तो 30% से अधिक जो पर्यटक होते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भारत के लोग होते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। भारत द्वारा यहाँ पे नेपाल को ठीक है हथियारों तक यहाँ पे पहुँच भी प्रदान कर सकता है, क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में नेपाल से तो काफ़ी आगे है। तो ज़रूरत पड़ते मैंने ज़रूरत के अनुसार नेपाल को यहाँ पे हथियारों की आपूर्ति और सप्लाई कर सकता है। ऐसा सब 1950 के प्रोविज़न में दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत के लिए नेपाल का महत्व क्या होगा। अब यहीं से देखिए एग्जाम अटैक करेगा और हर तरीके से अटैक करने का प्रयास करेगा। अब आपके तुरीड़ में हर प्रकार का तीर होना चाहिए जिसका आप समय समय पे अप्लाई कर सकें। जैसे हम लोग यहाँ पे नंबर 1 बात करें भारत के लिए नेपाल के महत्व में सीमा को लेके, सीमा बहुत ही मायने रखता है। ध्यान रखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं जियोग्राफिकल लोकेशन की, नेपाल का भौगोलिक अवस्थिति देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ है ऊपर, यहाँ पे ठीक है अगर चीन मौजूद है तो जो भी यहाँ पे सीमा है, ध्यान रखिएगा जो भी ये सीमा है भारत की, मतलब भारत और चीन के बीच देखेंगे तो एक बफर जोन के रूप में ही ये नेपाल यहाँ पे पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो रहा है। इसीलिए सीमा को लेके पहला जो दर्जा दिया जाता है प्राकृतिक सीमा को लेके हिमालय को दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से भारत के बाप का दर्जा दिया जाता है। क्यों? तो साइबेरियन पवनों को पूरी तरीके से रोकता है, मॉनसून कहीं निकल ना जाए हिमालय उसको भी रोकता है पूरी तरीके से। इसी की वजह से देखेंगे तो खासकर बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यूपी में हो गया, यहाँ पे भारी मात्रा में वर्षा होती है। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा अगर हम लोग बात करें सीमा को लेके तो ठीक वैसे ही रोल यहाँ पे नेपाल भी प्ले करता है, आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या 5 भारतीय राज्य हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे हो गया उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम।
पाँच पाँच भारत के राज्यों से नेपाल की सीमा यहाँ पे ठीक है साझा होती है। लंबाई की बात करें तो 850 किलोमीटर से यहाँ पे लंबाई अधिक है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, सामरिक महत्व को लेके नेपाल का जो स्थान है काफ़ी यहाँ पे भारत के लिए मायने रखता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। खासकर यहाँ पे अगर हम लोग चीन की बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें भूटान की, तो देखिए भूटान को किस प्रकार से भारत ने इतना मतलब होता है ना, मतलब कि हर तरीके से सॉफ्ट पावर की नीति से, मतलब सॉफ्ट पावर की नीति के माध्यम से भूटान को पूरी तरीके से यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच लेके चलने का प्रयास करता है। भूटान भी यहाँ पे बहुत हद तक ठीक है अप्रोच करता है। नेपाल भी पहले बहुत अधिक किया है, इसी सॉफ्ट नीति को फॉलो किया है नेपाल भी, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से चीन का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ रहा है, कहीं न कहीं देख पा रहे। ठीक है, नेपाल में बहुत अधिक कह सकते हैं कि डेप्ट रैप भी आप इसे कह सकते हैं, बहुत सारा जो फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन नेपाल में कर रहा है चीन, तो कहीं न कहीं देखिए यहाँ पे भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा हम लोग बात करें यहाँ पे नदियों को लेके, यहाँ पे तो देखिए 250 से अधिक छोटी बड़ी जो नदियां है कहीं न कहीं देखेंगे तो नेपाल से निकल के ही यहाँ पे भारत में यहाँ पे ठीक है प्रवेश करती है। तो नेपाल से सारी नदियां आ रही है। ठीक है, और ये सिर्फ नदियां आ ही नहीं रही है, बल्कि इसमें बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी बनाया गया है, जो कि भारत के एनर्जी के लिए बहुत बड़ा सोर्स के रूप में मौजूद है। तो काफ़ी देख पा रहे हैं ना, हर दृष्टिकोण से नेपाल भारत के लिए मायने रख रहा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नदी है जैसे कि महाकाली हो गया, अभी हम लोग देखेंगे पंचेश्वर, ठीक है, बांध को देखेंगे, गंडक के क्षेत्रों को देखेंगे, तीस्ता विवाद को हम लोग लेके देखेंगे। ठीक है, सब हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम लोग जल संसाधन सहयोग के लेके, तो 2008 में द्विपक्षीय सहयोग बायलैटरल जो ठीक है पूरी तरीके से एग्रीमेंट इसमें किया गया था। इसमें त्रिपक्षीय ठीक है सहयोग की बात की गई थी, जिसमें बताया गया था कि चाहे वो जल संसाधन के क्षेत्र में हो, चाहे वो बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में हो, या फिर जल विद्युत के क्षेत्र में हो, यहाँ पे दोनों जो देश है भारत और नेपाल, अगर किसी एक पे विपत्ति आती है या फिर किसी एक को जरूरत पड़ती है तो दोनों मिलकर यहाँ पे साथ कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सांस्कृतिक महत्व को लेके, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल्चरल एक्टिविटी। यही मान के चलिए तो भारत जो नेपाल से एक बहुत बड़ा जो जुड़ाव जो ठीक है यहाँ पे महसूस करता है, उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक महत्व। इसमें 3 सिस्टर सिटी को यहाँ पे शामिल किया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ही यहाँ पे काठमांडू ठीक है और वाराणसी। काठमांडू में देखेंगे तो यहीं पे है पशुपतिनाथ मंदिर, देख पा रहे हैं शिव मंदिर है, और हिंदुओं के शिव में ठीक है कितनी आस्था है बताने की ज़रूरत नहीं है। और वाराणसी तो पूछिए ही नहीं, पूरी तरीके से यहाँ पे ठीक है सनातन धर्म का एक होता है ना, मतलब ओरिजिन ही यहाँ पे माना जाता है, तो इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। तो काठमांडू और वाराणसी, और इसीलिए पशुपतिनाथ मंदिर में यहाँ पे सिक्योरिटी इशू की जो भी यहाँ पे समस्याएं आती है, ठीक है, भारत उसे रिजॉल्व करने का भी प्रयास कर रहा है, पूरी बाउंड्री वगैरह की यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरी बात करें हम लोग यहाँ पे लुम्बिनी और बोध गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा एक ठीक है बेल्ट ही है बौद्ध धर्म से संबंधित। लुम्बिनी से यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बोध गया। इसके अलावा तीसरा है यहाँ पे जनकपुर से अयोध्या, ये भी मतलब कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के लिए खासकर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा ये रोल प्ले करते हुए आपको नजर आएगा। देख पा रहे हैं ना, वैवाहिक संबंधों को दर्शा रहा है यहाँ पे जनकपुर से अयोध्या। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे व्यापार और अर्थव्यवस्था के लेकर 2019-20 का जो डेटा है, चूंकि अभी हाल में कोई डेटा इसके रिगार्डिंग अपडेट नहीं हुआ है, तो 2019-20 के ठीक है डेटा से हम लोगों को काम चलाना होगा। अगर हम लोग बात करें तो $7 बिलियन से अधिक, ध्यान रखिएगा, दोनों का व्यापार 2000 सिर्फ 19 और 20 में हुआ था। 2000 अगर हम लोग 18-19 में बात करें तो ये लगभग $8 बिलियन से भी अधिक था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेपाल का ठीक है भारत से अगर व्यापार हो रहा है इतने बड़ी मात्रा में, तो दोनों का जो एक संबंध है ठीक है काफ़ी यहाँ पे मजबूत होना चाहिए। इसमें कुछ आयातित वस्तुएं हैं जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, इस्पात, अनाज, वाहन, पुर्जे, मशीनरी पुर्जे, ठीक है, ये जो भी ये सारे जो देख रहे हैं आयातित जो वस्तुएं हैं नेपाल भारत से आयात करता है। मैंने माना जाता है कि कुल 100% जो भी नेपाल की ज़रूरत है उसमें 90% से अधिक जो वस्तुएं हैं नेपाल भारत से यहाँ पे आयात करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत का रोल यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत मामलों में
ऐसे होता है कि पेट्रोल भारत में इतना महंगा बिकता है लेकिन नेपाल में वो सस्ता हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अधिक जो रियायत जो ठीक है भारत नेपाल को देता ही देता है। इसके अलावा भारत भी वहाँ से कुछ वस्तुओं को मंगाता है, जैसे कि सोयाबीन तेल हो गया, मसाला, जूट, फाइबर, सिंथेटिक यार्न यहाँ पे हो जाएगा, सूत, ठीक है, और यहाँ पे चाय हो जाएगा, जो नेपाल से भारत क्या करता है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मंगवाता है। माने नेपाल इन वस्तुओं का आयात करता है और इन वस्तुओं का नेपाल यहाँ पे निर्यात करता है, ताकि एक जो होता है ना, मतलब ट्रेड ऑफ बैलेंस पूरी तरीके से बना रहे। इसके अलावा G2G यहाँ पे यूरिया की बात कर ले, DAP उर्वरक को लेके यहाँ पे बात कर ले, चूंकि इन सारे ही चीज़ों के लिए नेपाल ठीक है खुद सेल्फ यहाँ पे नहीं कर सकता है, इसीलिए भारत के साथ उसने MOU यहाँ पे साइन किया हुआ है। चूंकि नेपाल का जो तराई एरिया है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे बड़ी मात्रा में कृषि की जाती है, बहुत ही फर्टाइल लैंड उसके पास मौजूद है, तो उन कृषि कार्यों के लिए यहाँ पे इस उर्वरक की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी ही पड़ेगी, खासकर NPK बैलेंस को, ठीक है, NPK का जो रेशियो होता है 4:1, ठीक है, इसका बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत होती ही होती है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में लेके चलना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे कि वीज़ा मुक्त प्रवेश को लेके, जैसा मैंने ऑलरेडी चर्चा भी किया है कि लगभग देखेंगे तो कहीं से कोई समस्या नहीं है, भर भर के, ठीक है, इधर रेक्सौल की तरफ हो गया, इधर उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर का क्षेत्र हो गया वहाँ से हो गया, देखेंगे तो अलग अलग इन सारे ही क्षेत्रों में बहुत सारे लोग भारत से नेपाल जाते हैं, नेपाल से भारत आते हैं विदाउट वीज़ा। माने ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ठीक है दोनों के बीच जो द्विपक्षीय जो वार्ता है, इसका एक बहुत बड़ा परिणाम है कि वीज़ा की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। 8 मिलियन जो नेपाली भारत में रहते हैं, सोच लीजिए 8 मिलियन, लगभग 80 लाख नेपाली भारत में रहते हैं, और वैसे ही देखा जाए तो 6 लाख से अधिक भारत ये भी यहाँ पे नेपाल में रहते हैं, जिससे कि सीमावर्ती जो इलाका है, ठीक है, वो बाहर जो नहीं आ सकते हैं वो नेपाल में चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी जाके अपना, ठीक है, रोजगार वगैरह का जो भी यहाँ पे क्रियाकलाप कर रहे हैं। नेपाल में देखा जाए तो 30% से अधिक जो पर्यटक हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भारतीय हैं। इसके बात करें हम लोग कोविड सहायता को लेके, तो देखिए नेपाल, ठीक है, खुद से जो भी वैक्सीन का डेवलपमेंट खुद से वो नहीं कर सकता था, इतना आसान नहीं था उसके लिए, लेकिन भारत ने इसमें सहायता किया। लगभग 9.5 मिलियन से अधिक यहाँ पे खुराक भारत ने, ध्यान रखिएगा, अनुदान कह सकते हैं, सहयोग कह सकते हैं, ठीक है, सहयोग के तौर पे नेपाल को भेजा। 23 टन से अधिक जो भी फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा जो उपकरण था, सिर्फ और सिर्फ कोविड के दौरान, उस समय भारत को खुद ही यहाँ पे समस्या थी, ठीक है, खासकर ऑक्सीजन को लेके या फिर जो भी यहाँ पे वेंटिलेटर को लेके, तो लगभग 23 टन से उन विषम परिस्थितियों में अगर नेपाल को भेजा जा रहा है, तो सोचिए अब इससे अच्छा दोस्त और नेपाल को कहाँ मिल सकता है। कुछ और भी बातों को हम लोग देख लेते हैं आपदा प्रबंधन को लेके, जैसे कि 2015 का और डिजास्टर, ठीक है, आपको मतलब भूल ही नहीं सकते हैं आप कि पूरा का पूरा सिर्फ ना कि नेपाल बल्कि बिहार, यूपी, दिल्ली तक के क्षेत्र पूरी तरीके से हिल गया था। उसमें ठीक है काठमांडू के आसपास के क्षेत्रों में जो भूकंप आया था उसके वजह से काठमांडू जो शहर है पूरी तरीके से देखेंगे तो धराशायी हो गया था। उसके लिए ठीक है भारत सरकार ने ऑपरेशन मैत्री चलाया, हर संभव हर तरीके से, चाहे वो एयरफोर्स हो गया, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे फाइनेंशियली हो गया, चाहे वो कि ठीक है सेवा के क्षेत्र में हो गया, हर प्रकार से भारत सरकार ने नेपाल को, ठीक है, इस आपदा के समय पूरी तरीके से सहयोग दिया। और तो और पुनर्वास के लिए लगभग $1 अरब भी, ध्यान रखिएगा, $1 अरब भी भारत सरकार के द्वारा नेपाल को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है नेपाल के लिए भारत के लिए क्या महत्व हो सकता है। हमने तो अभी तक देख लिया कि भारत का नेपाल का ठीक क्या महत्व है, अब नेपाल के लिए भारत का क्या महत्व है, थोड़ा इसमें भी आइए हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेपाल की जो सीमा अगर देखेंगे तो भारत से तो लग रही है, लेकिन अगर चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे हो रहा है तो चाइना अगर कहीं न कहीं देखेंगे तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत जैसा यहाँ पे लगाव यहाँ पे रखा नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना एक पावरफुल कंट्री के रूप में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अधिक आगे है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो तिब्बत के रास्ते से होके नेपाल में पूरी तरीके से घुसने का प्रयास कर रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट चला रहा है खासकर तिब्बत और नेपाल को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझना है कि इस मामले में भारत का, ठीक है, महत्व क्या हो सकता है नेपाल के लिए। अगर हम लोग बात करें पहला तो बहुपक्षीय साझेदारी है, जैसे कि ठीक है बहुत सारा जो वैश्विक पटल है वहाँ पे देखेंगे तो दोनों देश कॉमन रूप में, ठीक है, मैंने कॉमन रूप में यहाँ पे एकदम मौजूद है।
जैसे कि नंबर 1 बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेके, देख पा रहे हैं यहाँ पे नेहरू के द्वारा जब यहाँ पे शीत युद्ध के दौर में कह ले या फिर भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से ही इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई, तो नेपाल ने भी इसका ठीक है पूरी तरीके से भरपूर साथ दिया। और आपको जानकर बहुत अतिशयोक्ति होगा कि देखिए एक नेपाल इतना छोटा देश, ठीक है, अभी तक ये देश देखिए गुलाम नहीं बना, अंग्रेज लोग गया लेकिन पूरी तरीके से वहाँ पे ठीक है भारत जैसा इन्फ्लुएंस वहाँ पे नहीं कर पाया। सबसे बड़ा कारण है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, आना जाना इतना आसान नहीं है, नेपाल अभी तक गुलाम भी नहीं बना। गुट निरपेक्ष आंदोलन में बाद में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करें BBIN की, ध्यान रखिएगा BBIN की, इसमें हो जाएगा यहाँ पे ठीक है भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश, इंडिया और यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। इसमें एक मोटर वाहन समझौता है, मोटर वाहन समझौता। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा ये लिंक यहाँ पे लगा हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब इन चारों ही देशों को पूरी तरीके से रोडवेज के माध्यम से यहाँ पे जोड़ देना है। अब इसको जोड़ने से क्या होगा, तो यात्रा जो है आवागमन सुमन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो भी माल ढुलाई वगैरह यहाँ पे पूरी तरीके से आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे भूटान की सबसे बड़ी समस्या थी पर्यावरण संतुलन को लेके, लेकिन अब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे नेपाल और इंडिया यहाँ पे भी शामिल है, दोनों ही मिलते जुलते रहेंगे अपनी बातों को, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे भी वो सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिम्स्टेक, ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक को, इसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें देखा जाए तो पूरा बे ऑफ बंगाल का जो भी यहाँ पे एरिया है, इसके आसपास जो भी देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बांग्लादेश के साथ साथ यहाँ पे भूटान हो गया, इसके अलावा यहाँ पे इंडिया है, नेपाल हो जाएगा, इसके अलावा म्यांमार, ध्यान रखिएगा श्रीलंका भी आ जाएगा, एक और देश है थाईलैंड, ठीक है। लगभग देखेंगे तो इसमें ठीक है 7 या 8 टोटल काउंट कर लीजिए, मेरे ख्याल से 7 ही देश हैं, 7 देश इसमें पूरी तरीके से शामिल है, जो कि साझे रूप में देखें यहाँ पे तो बहुपक्षीय साझेदारी भारत और नेपाल भी करते नजर आ रहे हैं। तीसरा है उसी प्रकार से यहाँ पे सार्क हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यहाँ पे हो जाएगा। इसमें अब जो भी भारत का जो पड़ोसी देश है पूरा शामिल हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, सब यहाँ पे पड़ोसी देश में शामिल है। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 जो कॉमन जो ठीक है वैश्विक स्तर पे बहुपक्षीय साझेदारी अगर एक दूसरे को कर रहा है तो बार बार होता है ना, मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पे पूरी तरीके से बना रह सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम लोग रक्षा सहयोग को लेके, तो देखिए नेपाल में सबसे बड़ी जो समस्या है, ठीक है, रक्षा उपकरणों को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, जो कि उसके पास नहीं है। तो इस मामले में देखा जाए तो 1950 के बाद से ही यहाँ पे दोनों ने ठीक है जो रक्षा शांति वार्ता जो समझौता जो किया गया था, मैंने शुरू में आप लोगों को बताया हुआ था, उसी के तहत यहाँ पे बहुत सारा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया। जैसे कि नंबर 1 था कि जो दोनों जो देश हैं, ध्यान रखिएगा, जो दोनों देश है भारत और नेपाल, सेना प्रमुख को यहाँ पे जनरल की मानक रैंक देंगे, अर्थात नेपाल भाई हमें देगा, हम यहाँ पे नेपाल को देंगे। दूसरा बोला गया कि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत जो भी यहाँ पे उपकरण होगा, उपकरण के साथ साथ यहाँ पे प्रशिक्षण हो गया, ट्रेनिंग हो गया, या फिर सेना का आधुनिकीकरण से संबंधित जो भी यहाँ पे चीज़ें होगी, हर हाल में भारत नेपाल को यहाँ पे ठीक है सहायता देगा। तीसरी बात बोला गया गोरखा रेजिमेंट का गठन को लेके, आज भी ठीक है इंडियन आर्मी में ठीक है गोरखा रेजिमेंट का कोई जवाब नहीं है। तो गोरखा रेजिमेंट सोचिए आता कहाँ से है, तो भारत क्या करता है कि जो भी ठीक है भारत अधिकांशतः जो भी नेपाल का जो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, उनकी हाइट बहुत कम होती है लेकिन काफ़ी फुर्तीले लोग होते हैं, उन लोगों को भारत सरकार के द्वारा अपनी इंडियन आर्मी में ठीक है भर्ती भी किया जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं गोरखा रेजिमेंट, ध्यान रखिएगा गोरखा रेजिमेंट का गठन। इसके बाद 2011 से देखा जाए तो हर साल ठीक है सूर्य किरण से नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करता है भारत और नेपाल, ध्यान रखिएगा भारत और नेपाल के दोनों सेना, ताकि नेपाल को यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिले। स्वाभाविक सी बात है कि भारत को भी नेपाल के सैनिकों से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे नेपाल में भारतीय निवेश को लेके, हर एक एंगल को आप देखने का प्रयास कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है। तो निवेश में देखेंगे तो भारतीय कंपनियाँ अगर देखा जाए, जब तक चाइना का पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस
नेपाल में नहीं हुआ था, तब तक देखा जाए तो भारतीय कंपनियां सबसे बड़ी निवेशक के रूप में मौजूद थी। देखा जाए तो लगभग $500 मिलियन, $500 मिलियन, ठीक है, अभी तक वहां पे भारतीय कंपनियों ने पूरी तरीके से निवेश किया हुआ है। कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मतलब जो भी नेपाल में आ रहा है एफडीआई, उसका 40% सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, भारत के लोगों का है, ठीक है, भारत सरकार का है यहाँ पे, और 150 भारतीय उद्यम में अभी भी वहाँ पे सक्रिय हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं निवेश को लेके कि भारत का जो निवेश है नेपाल के लिए कितना अधिक मायने रखता है। इसके अलावा जो भी ये क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र, चाहे हम लोग बात कर रहे हैं विनिर्माण को लेके, सेवा को लेके, सेवा में जो भी अलग अलग क्षेत्र है, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, बंदरगाह हो गया, शुष्क बंदरगाह ध्यान रखेगा, ठीक है, शिक्षा और दूरसंचार, बिजली, उद्योग और पर्यटन में सब यहाँ पे लगे हुए हैं जो भी 150 भारतीय, ठीक है, उद्यम जो सक्रिय हैं अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे कार्य करते हुए नजर आएंगे। दोहरे कराधान से बचाव के लिए यहाँ पे हस्ताक्षर भी किया गया था, ठीक है, डबल टैक्सेशन इसको, ठीक है, एग्रीमेंट भी बोला जाता है, जो कि भारत और नेपाल के बीच हुआ है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, अगर वो नेपाल में गया है और नेपाल में अगर यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो जो भी पैसा अर्न कर रहा है वो नेपाल सरकार को जो भी होगा टैक्स के रूप में देगा। अब सोचिए यही पैसा अगर एक घर लेके आएगा, भारत में भेजेगा, तो क्या इस पैसे में दोबारा वो टैक्स देगा? पहले ऐसा होता था, लेकिन अब यही लाया गया दोहरा कराधान, ध्यान रखेगा, मतलब डबल टैक्सेशन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को ना देना पड़े, इसके लिए किया गया है। तो सोचिए अब जो भी पैसा आएगा, ठीक है, इसमें इसको टैक्स पूरी तरीके से, ठीक है, माफ रहेगा, छूट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें भारत नेपाल संबंधों में चुनौतियों को लेके। अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि दोनों का एक दूसरे का, ठीक है, प्रति क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चुनौतियाँ क्या हैं, तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि नंबर 1 बात करें प्रादेशिक विवाद को लेके। अब ये प्रादेशिक विवाद क्या है, तो एक जनरली सीमा संबंधी चीज़ों को लेके है, जैसे कि 100% में 98% सीमा को लेके कोई समस्या नहीं है, लेकिन महज तो 2% जो सीमा है, अभी कुछ दिन पहले अगर देखेंगे तो काफ़ी विवाद में रहा था, खासकर जब नेपाल में, ठीक है, जब संविधान बना वहाँ का, और जब उस संविधान के जरिए, ठीक है, एक नया जो मैप जब जारी किया गया, तो नेपाल ने कुछ क्षेत्रों को अपनी सीमा लाइन में दिखाया, जिसकी वजह से विवाद बहुत अधिक बढ़ गया। जानेंगे हम लोग, ठीक है, काला पानी और सुस्ता सीमा विवाद को लेके। तो 1816 में अगर आप लोगों ने, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि इसमें हुआ था एंग्लो नेपाल युद्ध, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, तो एक संधि की गई थी, सुगौली की संधि। इस सुगौली की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने 1816 में पूरी तरीके से तय कर दिया गया था कि देखो, ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच जो सीमा है, एक तो यहाँ पे हो जाएगा सुस्ता की तरफ, ठीक है, जो नदी है उस नदी को बनाया गया था, ठीक है, माने उस नदी का नाम है गंडक नदी, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे काला पानी के क्षेत्रों की तरफ भी इस नदी को बनाया गया था। लेकिन समस्या यहाँ पे बढ़ कब गया कि भाई जो नदी को सीमा मतलब लाइन बनाया गया था, उसमें पूरा डायरेक्शन दिया गया था पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है, कि भाई कितना क्षेत्र यहाँ पे, ठीक है, आएगा। लेकिन चूंकि ये सब हिमालयी नदियाँ हैं, इसका प्रवाह तेज होता है, ढलान तेज है, तो समय के साथ इसमें जब इसका, ठीक है, जब इसके मार्ग में पूरी तरीके से बदलाव होने लगा, तो फिर, ठीक है, जो पूरी तरीके से जो यहाँ पे प्रोविजन लाया गया था सुगौली की संधि के माध्यम से, अब दोनों जो देश हैं, ठीक है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। नदी में बदलाव हो रहा है, तो वैसे वैसे पुराने क्षेत्रों को एक दूसरे को, ठीक है, मतलब ले रहे हैं। पुराने क्षेत्रों को लेने के साथ साथ नदी अब जिधर जिधर घूम रही है उन सारे ही क्षेत्रों पे एक दूसरे पर, ठीक है, मैंने एक दूसरे पे दावा ठोक रहे हैं। तो यही समस्या बढ़ गई 1947 में यहाँ पे, ठीक है। ये जो चीज़ें थी भारत को मिली, भारत ने भी अब यही काम करने लगा। अब यहीं से देखेंगे तो समस्या यहाँ पे आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सुस्ता सीमा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिहार में, ठीक है, वेस्ट चंपारण का जो क्षेत्र है उसी गंडक नदी के किनारे, जिसको नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं सारा क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से जो क्षेत्र है इंडो गैंगेटिक जो रेंज है यहाँ पे पोखरा, ठीक है, यही सारा क्षेत्र जो है, ठीक है, आपको देखने के लिए मिल जाए। देख पा रहे हैं यहाँ पे गंडक रिवर,
दूसरा है यहाँ पे काला पानी को लेकर, यहाँ पे उत्तराखंड के क्षेत्रों में लगभग यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या थी, नेपाल ने जब 2019 में एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी बढ़ गई। अब यही सारी कंट्रोवर्सी जब भारत नेपाल के बीच बढ़ रही है, तो अब जब ये कंट्रोवर्सी अधिक बड़ा जब ठीक है रूप लेने लगती है, तो नेपाल के लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है, हर तरीके से ताकतवर है, तो अपनी ध्यान रखिएगा अपनी विचारों को हम पे थोपने का प्रयास करता है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है भारत और नेपाल के बीच ठीक है दूरी का। उत्तराखंड में इसके बाद देख पा रहे हैं ना, मतलब 2019 में जो राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया गया, जैसे कि उत्तराखंड में काला पानी को ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे क्षेत्र है जैसे लिपियाधुरा को, लिपुलेख जो भी दर्रा है, पासेज है, सुस्ता को, इसमें नेपाल की सीमा में दिखाया गया, जिसके वजह से विवाद पूरी तरीके से बढ़ गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि को लेके, जो कि 1949 में ठीक है 1949 में इसको किया गया था और 1950 से पूरी तरीके से विधिवत रूप से इसको लागू कर दिया गया। तो अभी भी इसको असमान के रूप में यहाँ पे ठीक है नेपाल के लोग देखते हैं। माना जाता है कि ठीक है कि भारत के जो लोग हैं ठीक है, भारत सरकार है जो अपना प्रभाव जमाने के लिए इस संधि को यहाँ पे लाया हुआ है। अभी भी इस संधि का बहुत सारे नेपाली लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके बाद ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी का मतलब ये यहाँ पे कि नेपाली भारतीय बाजार में प्रवेश करते हैं, ठीक इसका उल्टा भी हो जाएगा कि भारतीय नेपाली बाजार में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही अगर सिनारियो को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो अगर नेपाली लोग अगर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, तो भारतीयों को भी तो लगता है कि कहीं न कहीं ये भाई हमारे रोजगार ठीक है, हमारे बिजनेस को कहीं न कहीं एक टक्कर दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, भारत का बहुत सारा पैसा नेपाल में जा रहा है। ठीक इसका उल्टा नेपालियों को भी लगता है कि जो भारत के जो लोग हैं नेपाल में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से ठीक है पैसे अर्न करके अगर आ रहे हैं, तो ये मामला यहाँ पे ओपन डोर जो पॉलिसी है पूरी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो इसको चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है, तभी जाके सही से ये कार्य कर पाएगा। अदरवाइज दोनों ही देशों के लोग, खासकर लोग की मैं बात कर रहा हूँ, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे, खासकर जिनको अगर इनसे नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी है देखिए नेपाली नागरिकता संशोधन अधिनियम 2006 में। अब ये क्या है तो थोड़ा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें बोला गया कि अगर 2006 के बाद से कोई भी बच्चा अगर नेपाल में जन्म लेता है तो उसको नागरिकता उसी कंडीशन में दिया जाएगा जब उसके दोनों ही उसके माता और पिता दोनों क्या हो, नेपाली हो, माता और पिता दोनों ही नेपाली हो। अब ऐसे में एक बड़ी समस्या यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है कि बहुत सारे ठीक है जो नेपाली लोग भारत में रहते हैं, या फिर बहुत सारे जो नेपाली लोग हैं भारत में जो विवाह करते हैं, अगर 2006 के बाद से ठीक है वो विवाह करके ले गए, तो सबसे पहले उनको नागरिकता दिलानी होगी अपनी पत्नी का कि भाई मेरी पत्नी अब नेपाली हो गई है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे केस में बच्चा पहले ही पैदा हो जाता है। अब जब बच्चा पहले पैदा हो जाएगा तो नेपाल की जो सरकार है कभी भी उस बच्चे को नेपाली नागरिकता का दर्जा नहीं देगी, तो फिर बच्चे के साथ समस्या आएगी ही आएगी। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी जो समस्या है, नेपाली पुरुषों ने उत्तर भारत की लड़कियों से यहाँ पे ठीक है शादी नहीं भी की ठीक है, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दिलाया। समस्या किसका आया? उस बच्चे का समस्या आया ठीक है। और माना जाता है कि रोटी बेटी के रिश्ते पे बहुत बड़ा ये नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि अब उस बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा ना। फिर वो बच्चा ठीक है कहीं न कहीं भारत सरकार पे यहाँ पे बर्डन के रूप में रहेगा, जबकि वो अगर देखा जाए तो अगर एथिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समस्या है ये, भारत के साथ वैसा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे राजनीतिक संकट को लेके। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। 7वां संविधान देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। अभी जो संविधान नेपाल में विधिवत रूप से कार्य कर रहा है वो 7वां संविधान है। पहले 6 बार संविधान बना है ठीक है, और वो संविधान लंबे समय तक नहीं चला है, फिर से हटा के एक से एक नया संविधान बनाते गए। अभी 7वां संविधान करेंट वहाँ पे चल रहा है।
लेकिन समस्या क्या है कि अभी जो नेपाल की जो सरकार है, चाहे कोई भी सरकार वहाँ पे आ रही है, अधिकतर देखेंगे तो वहाँ पे कम्युनिस्टों का प्रभाव सबसे अधिक है। और कम्युनिस्ट, ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट और सोशलिज्म में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे भारत अपने आप को एक समाजवादी सोशलिज्म देश के रूप में स्टेबलाइज करता है, तो चीन वहीं, ठीक है, अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट देश के रूप में अपना आप को स्टेबलाइज करने का प्रयास करता है। वो अलग बात है कि कहीं न कहीं वो कैपिटलिज्म की तरफ भी देखेंगे तो बहुत अधिक यहाँ पे मूव कर चुका है। तो कम्युनिस्ट का जो प्रभाव देखिए यहाँ पे नेपाल में जब जब यहाँ पे अधिक होगा तो सीमा विवाद गहरा जाएगा। अब सीमा विवाद गहराने का मतलब है यहाँ पे, अभी मैंने बताया तीस्ता को लेके, सुस्ता को लेके, इसके अलावा काला पानी के क्षेत्रों को लेके, लिपुलेख को लेके समस्या यहाँ पे आती ही आती है। उसके बाद यहाँ पे जो संविधान बनाया गया है यहाँ पे, एक और बहुत बड़ी समस्या है मधेसियों के लेके। क्योंकि मधेसी जो लोग हैं देखेंगे तो लगभग ये तराई क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो इन्हीं लोगों का भारत से रोटी बेटी का जो रिश्ता संबंध होता है, ठीक है। अब ऐसे में जो मधेसियों का हर हाल में जो भारत सरकार कहीं न कहीं यहाँ पे हिमायती के तौर पर खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा, बहुत सारे बेटियों को दिया है, ठीक है, बहुत सारी बेटियों को वहाँ से लाया भी है। तो कहीं न कहीं भारत सरकार का भी ये दायित्व तो बनता है कि भाई इनके हितों का पूरी तरीके से नेपाल सरकार, खासकर पहाड़ी जो लोग हैं, अवहेलना ना करे। तो वैसे में अब इन मधेसियों के लेके यहाँ पे, ठीक है, भारत सरकार या फिर भारत के लोगों के द्वारा कितना बार आवाज़ उठाया गया, जिसकी वजह से नेपाल के लोग, खासकर पहाड़ी लोगों को समस्या होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या है कि संविधान में, ठीक है, भारत का संविधान जिसे बनाया नहीं गया है, मधेसी और हाशिया पर रहने वाले लोगों को इस संविधान में अनदेखी की गई है। समस्या तो आएगी ही आएगी। उसके बाद यहाँ पे विमुद्रीकरण के कारण अड़चना, जो ठीक है, डीमोनेटाइजेशन किया गया था, नोटबंदी का जब दौर आया था, याद करिए 2000, ठीक है, 16 में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, नवंबर 2016 में जब लाया गया था, जिसमें 1000 रुपये और 500 रुपये का लीगल टेंडर गवर्नमेंट के द्वारा वापस ले लिया गया था। माने उस समय से कागज़ का टुकड़ा हो गया था। और आपको पता होना चाहिए कि नेपालियों को, ठीक है, नेपालियों को यह अधिकार दिया गया कि 25,000 रुपये तक, ध्यान रखिएगा, 25,000 रुपये तक वो माने भारतीय राशि को यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन समस्या क्या हुआ, तो जो नेपालियों के पास पैसा था, अब ये तो पूरी तरीके से यहाँ पे लीगल टेंडर मतलब वापस ले लिया गया, लेकिन उसका जो वैकल्पिक मार्ग यहाँ पे, ठीक है, उन लोगों को नहीं दिया गया, जिसके वजह से आज अगर देखिए करंट में तो नेपाल के, ठीक है, जो राष्ट्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल में लगभग 7 करोड़ रुपए भारतीय पैसा है। सार्वजनिक होल्डिंग का जो अनुमान है कि लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक है। तो अब इतना पैसा नेपाल के लिए बहुत अधिक मायने रखता है, खासकर वहाँ के लोगों के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। इस मामले में भारत सरकार ने कोई खास एक्शन, ठीक है, एक सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है, जिसकी वजह से नेपाल के लोगों को समस्या आ रही है। अब जानेंगे यहाँ पे क्यों नहीं अपनाया, इसके पीछे क्या कारण है, अभी आएगा हम लोग, ठीक है, देखेंगे ये हम लोग, ठीक है, जो नकली जो मुद्रा की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे मुद्रा विनिमय को लेके, जैसे पाकिस्तान से आए नकली भारतीय मुद्रा को अर्थव्यवस्था में डाला। अब सोचिए कि जितना यहाँ पे भारत सरकार ने जो करेंसी, ठीक है, यहाँ पे छापा हुआ था, और जब माने 500 और जो भी 1000 रुपये का, और माना जाता है कि आरबीआई की रिपोर्टों के अनुसार से कि भाई जितना छापा गया था, ठीक है, वो सारा पैसा लौट के भारत के बैंकों में आ गया, ठीक है, मैंने कुल मिला के आरबीआई के पास आ गया, उतना पैसा रिलीज भी कर दिया गया। तो अब अभी भी नेपाल में अगर इतना पैसा है तो कहीं ना कहीं उसका मामला किससे हो रहा है, नकली मुद्रा से यहाँ पे हो रहा है। आए बार मैंने आए समय यहाँ पे इंजाम भी लगता है नेपाल में कि पाकिस्तान से आए नकली भारतीय मुद्रा को अर्थव्यवस्था में, ठीक है, नेपाल के द्वारा डालने का प्रयास किया जा रहा है। इससे किसी भी देश का, ठीक है, जो मुद्रा जो संतुलन है गड़बड़ तो होगा ही होगा। मुद्रा अगर आप अत्यधिक आवश्यकता से अधिक छापते हैं, या फिर, ठीक है, अगर वो नकली ही मुद्रा होता है, अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में शामिल होता है तो उस देश को फाइनली लॉस होना तय है। और यही भारत के साथ हुआ है। चीन का हस्तक्षेप देखेंगे यहाँ पे, तो इसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको बृहद एंगल में मैंने समझाने की कोशिश किया है, हर एक पॉइंट को शामिल करने की कोशिश किया है कि चीन का हस्तक्षेप से भारत पे क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ सकता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे भारत के प्रभाव से इससे क्या हो रहा है, तो नेपाल पूरी तरीके से दूर हो रहा है। चूंकि चीन ने इतना अधिक वहाँ पे, ठीक, इन्वेस्टमेंट कर दिया है। चीन का जीडीपी बहुत अधिक हो चुका है, लगभग मेरे ख्याल से 13-14 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है। यूएसए का अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो लगभग 22 ट्रिलियन से ऊपर है उसका, ठीक है। अभी भारत का जो, ठीक है, जीडीपी है अभी 3 ट्रिलियन, ठीक है, भी पार नहीं हो रहा है।
तो समस्या है ना यहाँ पे कि चीन जब इतना बड़ा जब जीडीपी रखता है तो अपने जीडीपी का कुछ अंश अगर वो नेपाल में अगर पूरी तरीके से निवेश करता है तो भारत के मामले में वो राशि काफ़ी ठीक है बड़ी हो जाएगी। भारत उतना कर ही नहीं सकता है। सहायता काफ़ी दिया है, ऋण डेप्ट ट्रैप देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। चाहे हम लोग म्यांमार की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, कुछ हद तक बांग्लादेश की बात कर ले, श्रीलंका की बात कर ले, मैंने भारत के कोई पड़ोसी देशों को चीन ने छोड़ा ही नहीं है, डेप्ट ट्रैप में डाल ही रहा है। तो होता है ना, कम कीमत पे जो भी ऋण मिलता है लोग लुभावन लगता है, लोग ठीक है आसानी से उसको लेने का प्रयास करते हैं। यही नेपाल भी किया है। नेपाल देख पा रहे हैं यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में पूरी तरीके से शामिल हो गया है। ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव एक और कुछ नहीं है बल्कि ये कभी सिल्क रोड हुआ करता था। अब उसी सिल्क रोड को पुनः OBOR के माध्यम से चीन इसको जीवित करने का प्रयास कर रहा है। इसमें स्थल मार्ग हो गया, चाहे वो समुद्री मार्ग हो गया, हर तरीके से पूरी तरीके से ठीक है मतलब जोड़ रहा है। एक ऊपर स्थल मार्ग हो गया, नीचे इधर जल मार्ग हो गया, यहीं पे है भारत। अब इससे क्या हो रहा है तो इसका स्थल मार्ग और जल मार्ग से यूरोप के देशों में, चाहे हम लोग मध्य भाग की बात करें यहाँ पे ठीक है, अफ्रीका के क्षेत्रों में, पूरे के पूरे क्षेत्रों में जाने का पूरी तरीके से इसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। इसी के माध्यम से सीपैक भी चला हुआ था, मैंने आप लोगों को कराया भी था कि किस प्रकार से यहाँ पे सीपैक के माध्यम से चीन ग्वादर पोर्ट में अरब सागर में आना चाहता है। तो कहीं न कहीं देखेंगे तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, मोतियों की माला है जो हर हाल में भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें देख पा रहे BRI में नेपाल भी शामिल हो गए, सोचिए बांग्लादेश ऑलरेडी शामिल है, श्रीलंका इधर शामिल है, ठीक है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे भारत के लिए काफ़ी ठीक है चैलेंज हो सकता है, क्योंकि भारत का अहम पड़ोसी देश नेपाल अभी इसमें शामिल हो गया है एक बफर राज्य के रूप में, ठीक है। कहीं न कहीं देखेंगे तो यहाँ पे ठीक है नेपाल को कमज़ोर किया जा रहा है। और नेपाल को कमज़ोर होने का मतलब है कि देख पा रहे हैं ना, मतलब भारत और नेपाल की जो सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो नदियों तक ही सीमित है। और नदियों में ठीक है प्राकृतिक अगर सीमाएं मौजूद है तो यहाँ पे बहुत अधिक मतलब इलीगल एक्टिविटी का कार्य यहाँ पे ठीक है बढ़ जाएगा। और चीन के द्वारा ये पूरी तरीके से करने का भी प्रयास भी किया जाएगा। तो नेपाल को कमज़ोर होना भारत के लिए किसी भी कीमत पे भारत के लिए सकारात्मक कदम नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे जब आपको याद होगा कि किस प्रकार से चीन ने ज़बरदस्ती तिब्बत को अपने अधिग्रहण में लेने का प्रयास किया था, तो वहाँ से बहुत सारे जो शरणार्थी जो लोग भाग के नेपाल में भी आए थे, भारत में भी आए थे। अब यहाँ पे चीन उन तिब्बतियों को यहाँ पे ठीक है पूरी तरीके से एक सॉफ्ट पावर की नीति के माध्यम से उनको मैंने कह रहा है ना, मैंने चेक एंड बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है कि नेपाल में जो भी तिब्बती रह रहे हैं ठीक है उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ना ले, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन ने उन तिब्बतियों के साथ जो किया है उसको तो डर तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। डरेगा क्या ठीक है, लेकिन फिर भी एक रहेगा ना यहाँ पे कि सॉफ्ट ठीक है पावर के माध्यम से अगर यहाँ पे मामला ठीक हो जाता है तो भाई हमें हार्ड पावर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। तो तिब्बतियों द्वारा चीन विरोधी रूख के गठन से ठीक है हर हाल में चीन बचना चाहता है। 2016 में देखा जाए यहाँ पे तो चीन के साथ पारगमन परिवहन समझौता, जो कि नेपाल सेना को इसके माध्यम से $32 मिलियन का यहाँ पे योगदान दिया गया था। ध्यान रखिएगा, पारगमन परिवहन समझौता। इसके अलावा 2019 में चीन के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था जिसमें 4 बंदरगाहों और 3 भूमि बंदरगाहों तक पहुंच को ठीक है सुनिश्चित किया गया था। तो सोचिए अगर नेपाल अगर आएगा तो बंदरगाह जो प्रयोग करेगा सीधे या तो उसको ठीक है बे ऑफ बंगाल में आने के लिए बांग्लादेश के पास जाएगा या तो फिर वो भारत के पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीन ने ध्यान रखिएगा 4 बंदरगाह और 3 भूमि बंदरगाहों तक पहुँच को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दिया। पोखरा और लुम्बिनी में देखिए चीन के माध्यम से हवाई अड्डा का विस्तार किया जा रहा है। हर जगह आपको यहाँ पे चीन दिखाई देगा, जैसे कि सीपैक में पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में हर जगह चीन ही चीन दिखाई दे रहा था। यहाँ भी ठीक वही चीज़ है। वार्षिक विकास सहायता में देख पा रहे हैं ना $120 मिलियन का यहाँ पे सीधी सीधी इसने सहायता दे दिया है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में इसने भारत को ठीक है बहुत पीछे छोड़ दिया है। FDI हमने देखा ना 40% FDI सिर्फ भारत का था, लेकिन अभी टॉप पे चल रहा है नेपाल में चीन ही चल रहा है। पंचेश्वर बहु परियोजना को लेके भारत के लिए बहुत ही एक अहम प्रोजेक्ट है, ठीक है। मतलब यहीं पे उत्तराखंड में ठीक है भारत की सबसे ऊंची आप कह सकते हैं कि जो डैम बनाया जा रहा है पंचेश्वर बहु परियोजना काली नदी, ध्यान रखिएगा काली नदी पे बनाया जा रहा है 1200 मेगावाट का। अब यहाँ पे नेपाल
पे हर तरीके से चीन इन्फ्लुएंस कर रहा है नेपाली लोगों को। मैंने देखेंगे तो सोशल मीडिया से लेकर वहाँ पे विरोध भी किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट किसी तरीके से रुक जाए। अब ये प्रोजेक्ट अगर रुकता है तो भारत को कहीं ना कहीं इसमें बहुत अधिक नुकसान भी होगा। हालांकि नुकसान तो अभी भी भारत के लोगों का, जो भी वहाँ के जो लोग हैं, खासकर ट्राइब हो गया, ऊंचे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जो माइग्रेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। इसके अलावा जैव विविधता का ह्रास भी हो सकता है। कुछ और भी बातें हैं, जैसे आंतरिक सुरक्षा को लेकर हम लोग बात करें तो भारत नेपाल सीमा वस्तुतः खुली हुई है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। और जो खुली है तो ये सीमा पे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो यहाँ पे फिर कंट्रोल करने में बहुत अधिक समस्या होगी, बहुत अधिक सैनिकों को यहाँ पे लगाना पड़ सकता है। अगर चीन का इन्फ्लुएंस अधिक होगा तो उससे कहीं ना कहीं रक्षा बजट पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, अधिक, ठीक है, भारत पे ही आएगा। समस्या है क्योंकि अगर इस सीमा में कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, जैसे कि आतंकवादी संगठनों को यहाँ से बढ़ावा दिया जा सकता है, नकली भारतीय मुद्रों को यहाँ पे लाया जा सकता है। ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट देखेंगे तो बहुत अधिक शांत क्षेत्र नहीं है, हमेशा से ये क्षेत्र अशांत रहा है। कई सारे अलगाववादी जो गुट यहाँ पे मौजूद हैं, हो सकता है कि इनको पुनः एक्टिव करने में, ठीक है, यहाँ पे चीन बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है अगर चीन का नेपाल में पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो। इसके बाद बात करें हम लोग विश्वास और नैतिक मतभेद को लेके, तो जो भी देखिए भारत और नेपाल के बीच बहुत सारी जो परियोजनाएं जो चल रही है उसमें बहुत सारा, ठीक है, जो अविश्वास का दौर जो चल पड़ा है उसमें कार्यान्वयन में यहाँ पे देरी आना यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है। नेपाल में कुछ जाति समूहों के बीच भारत विरोधी भावना, खासकर जो पहाड़ी लोग हैं देखेंगे तो हमेशा ही चूंकि उनको एक नया जो, ठीक है, सहयोगी के रूप में चीन मिल चुका है तो अब बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया जाता है। और एक क्रिटिसाइजेशन अगर देखा जाए तो खासकर जब 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था उसी समय से काफ़ी ही देखेंगे तो वहाँ के लोगों में भी भारत के खिलाफ काफ़ी अच्छा खासा आक्रोश देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ और भी बातें हैं, अगर हाल के घटनाक्रम को देखा जाए, खासकर, ठीक है, कौन कौन से जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं दोनों देश साथ मिल के चला रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे पहला है यहाँ पे बिल्ट ऑन ऑपरेटर एंड ट्रांसफ़र, बिल्ट एंड ऑपरेटर एंड ट्रांसफ़र। अब ये 2008 ही में किया गया है नेपाल सरकार और सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से। अब इसके तहत बताया गया है कि जो भी यहाँ पे, ठीक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाया जा रहा है, शुरुआत में 5 साल की नरम अवधि होगी, ध्यान रखिएगा 5 साल की नरम अवधि होगी, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल भारत सरकार के तहत यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन 30 साल की अवधि तक जाने के बाद से, ठीक है, इसको पूरी तरीके से नेपाल को दे दिया जाएगा। लेकिन इस दरमियान, ठीक है, नेपाल को हर हाल में 20%, 21% जो बिजली जो भी यहाँ से आपूर्ति होगा वो यहाँ पे पूरी तरीके से नेपाल को दिया जाएगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है, ठीक है, अरुण 3, ध्यान रखिएगा अरुण 3 यही है, देख पा रहे हैं, ठीक है, जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का, सोचिए 900 मेगावाट का 2019 में, ठीक है, इसे शुरू किया गया था लगभग 1236 करोड़ रुपए की लागत से। और नेपाल में कहाँ पर बना है, अरुण नदी पे, ध्यान रखिएगा अरुण नदी पे। रन ऑफ इसको रिवर ही बोला जाता है, बहुत तेजी से होता है ना, मतलब जितना तेजी से बहाव होगा यहाँ पे, ठीक है, फ्लो यहाँ पे सबसे क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको अधिक देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बात करें बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जो, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है, तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि जो क्षेत्र है, खासकर जो, ठीक है, बौद्ध वाला जो क्षेत्र है, लुम्बिनी का क्षेत्र है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी लोग हैं, ठीक है, जितनी भी भारत सरकार के द्वारा मूलभूत जो सुविधा वहाँ उन लोगों के लिए मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे सैटेलाइट कैंपस की स्थापना को लेकर हम लोग बात करें, जैसे कि रूपन्देही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक उपग्रह परिसर स्थापित करने की पेशकश की गई है नेपाली विश्वविद्यालय और, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के बीच, IIT के बीच किया गया है। इससे क्या होगा, तो नेपाल के लोग भी सीखेंगे कि किस प्रकार से उपग्रह बनाया जाता है, किस प्रकार से उसको, ठीक है, छोड़ा जाता है। तो ये सब यहाँ पे कौन कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा IIT के द्वारा किया जा रहा है। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, ध्यान रखिएगा पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि वर्तमान में देखा जाए तो उत्तराखंड के ये चंपावत जिला में देखने के लिए मिल जाएगा।
चंपावत जिला में, ठीक है। मैंने इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है, लगभग 315 मीटर ऊंचा। मैंने अभी तक, ठीक है, पर्याप्त जानकारी के अनुसार ये भारत का सबसे ऊंचा डैम होने जा रहा है। इसके वजह से बहुत सारे पर्यावरण जो विद हैं इसका क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो 1996 में भारत नेपाल सीमा में, ठीक है, इसका पूरी तरीके से मतलब जो भी वार्ता जो किया गया था, वार्ता यहाँ पे किया गया था, और इसकी क्षमता है लगभग 12,000 मेगावाट। अब इसी पंचवेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना को चीन हर हाल में यहाँ पे रोकना चाह रहा है, लोगों को वहाँ पे भड़का भी रहा है, ठीक है। और इसका टारगेट है 2026 तक पूरा, लेकिन अभी तक चूंकि भारत में भी काफ़ी मामला फंसा हुआ है पर्यावरणविद को लेके, यहाँ के जो भी लोग हैं, ठीक है, उनके माइग्रेशन को लेके, जैव विविधता के ह्रास को लेके, तो देखते हैं ये कब तक पूरा होता है। इसे 2026 तक पूरा करने का प्लान था और 2028 से इसे चालू करने का प्लान था, लेकिन अभी तक लग रहा है कि ये मामला फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीमा पार रेल लिंक को लेके, चूँकि नेपाल में देखिए रेल चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में तो चला ही नहीं सकते, काठमांडू के क्षेत्रों की तरफ तो जो भी चलेगा वो तराई के क्षेत्रों पे ही चलेगा, ठीक है। तो सीमा पार रेल लिंक को लेके, जैसे कि जयनगर बिहार से कुर्था तक, कुर्था नेपाल में एक जगह है, 35 किलोमीटर ध्यान रखिएगा लगभग ये दूरी है, ठीक है, मतलब रेलवे ट्रैक के बनाया गया है। जयनगर की बात करें तो वर्तमान में बिहार का जो मधुबनी जिला है वहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मधुबनी जिला से नेपाल तक, ठीक है, जोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया गया है 35 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 35 किलोमीटर। इसके अलावा इसी के तहत देखेंगे तो डबल सर्किट ट्रांसमिशन भी यहाँ पे किया गया है लगभग, ठीक है, टीला और मिर्चैया के बीच, ध्यान रखिएगा टीला और मिर्चैया के बीच, ठीक है, मिर्चैया, टीला और मिर्चैया। नेक्स्ट यहाँ पे बहुपक्षीय परियोजना के लेके बात करें हम लोग, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में देखा जाए तो नेपाल इसमें शामिल है, जो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पता है ना आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे हेडक्वार्टर हो जाएगा गुड़गांव में, ठीक है, गुरुग्राम में। पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित आपूर्ति यहाँ पे सुनिश्चित यहाँ पे करने के लिए, जैसे कि भारत की जो कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच भी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में देख रहे हैं कि दोनों साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे की राह क्या हो सकती है, क्या भारत को, ठीक है, नेपाल के लिए किस प्रकार से सॉफ्ट पावर की नीति को अपनाते हुए, ठीक है, माने हर हाल में भारत को नेपाल को, ठीक है, अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। कैसे भारत क्या कर सकता है, तो नेपाल के साथ स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध बना के, यहाँ पे अगर भारत थोड़ा सा भी एग्रेसिव रोल अपनाता है नेपाल के खिलाफ, तो जो भी, ठीक है, थोड़ी बहुत परियोजनाएं चल रही है, क्योंकि भारत की जो एनर्जी, आपको ध्यान रखना है एनर्जी, ठीक है, बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा जो आपूर्ति करता है, ठीक है, नेपाल से आने वाली नदियों में यहाँ पे किया जाता है, नेपाल में किया जाता है, ठीक है। वैसे ही भूटान का भी बहुत बड़ा जो रोल है, तो यहाँ पे नेपाल को हर हाल में, ठीक है, नाराज करना कभी ठीक नहीं होगा, चाहे भले ही छोटा है लेकिन बहुत काम का देश है भारत नेपाल के लिए, ठीक है, सॉरी, नेपाल भारत के लिए। बफर देश के रूप में अगर यहाँ पे देखा जाए तो नेपाल का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी चीज़ों को समझा दिया है। कई नदियों के स्रोत के रूप में भी मौजूद है। एशियाई महाद्वीपों को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, जो क्षेत्र है नेपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो भी एशियाई महाद्वीप है, ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद नेपाल के प्रति संवेदनशीलता की हम लोग बात करें तो लोगों से लोगों का जुड़ाव काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, रोल प्ले करता है। इतने दिनों तक देखिए कोई समस्या नहीं थी, जब से नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आई तब से समस्या होने लगी। तो यहाँ पे लोगों से लोगों का जुड़ाव जितना अधिक रहेगा, जैसे कि रोटी बेटी सबसे इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लोग जब तक एक्टिव रहेंगे किसी भी देश के लोग, ठीक है, तो वहाँ की सरकार भी पूरी तरीके से झुकती है, और ये यहाँ पे करना पड़ेगा नेपाल के लोगों को भी। नौकरशाही यहाँ पे जुड़ाव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एक नौकरशाही जुड़ाव जो एक कह सकते हैं कि, ठीक है, बायलैटरल एग्रीमेंट के तौर पे यहाँ पे बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। भारत की जो भी एम्बेसी वगैरह है, ध्यान रखिएगा, बहुत यहाँ पे अच्छा काम करने की ज़रूरत होती है, खासकर भारत की विदेश नीति के संदर्भ में समझ सकते हैं। राजनीतिक बातचीत यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब नेपाल का जो इन्फ्लुएंस है अगर चीन की तरफ बढ़ रहा है पूरी तरीके से, ठीक है, तो भारत इसमें पूरी तरीके से, ठीक है, हाथ में धरा बैठा रह जाए, ऐसा करना कभी भी ठीक नहीं होगा भारत के लिए। नेपाल के आंतरिक मामलों से दूर रहने की नीति है, चाहे नेपाल के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, तो भारत उसमें जितना कम से कम अगर अड़ंगा लगाए तो फिर भारत के लिए ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे जो कुर्बानी होती है अंतर्राष्ट्रीय
पटल पे देनी भी पड़ती है। तो यहाँ भारत अपने देश को सबसे पहले देखेगा, ना कि सबसे पहले मदेशियों को। दूसरा बात करें हम लोग आर्थिक संबंधों को मजबूत करने को लेके, तो जैसे कि बिजली व्यापार समझौता यहाँ पे किया गया है, और ये बिजली व्यापार समझौता इतना इम्पोर्टेंट है कि 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का पूरी तरीके से प्लान किया गया है। सोचिए, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, कार्बन की मात्रा नहीं होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। अब सोचिए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत ऑलरेडी सौर ऊर्जा की तरफ फोकस कर रहा है, लेकिन जो जल विद्युत जो ऊर्जा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है भारत के पास, ठीक है, हर जगह उतना स्कोप नहीं है। नदियाँ तो बहुत सारा है, लेकिन ढलान में होना चाहिए, या फिर उसमें बहुत बड़े बड़े अगर डैम बनाया जाए तब होगा, जो कि भारत में जो भी नदियाँ हैं, ठीक है, इस प्रकार का उसमें किया ही गया है। तो नेपाल इस मामले में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आएगा। सौर ऊर्जा के बाद देखेंगे तो जल विद्युत एकमात्र स्रोत है, और ऐसे में नेपाल का अनदेखी भारत कभी भी नहीं कर सकता है। भारत से यहाँ पे निवेश बढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत है पूरी तरीके से। जैसे कि बात करें हम लोग बीपा की, बीपा का यहाँ पे, ठीक है, मतलब होता है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखिएगा, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एंड प्रोटेक्टिव एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्टिव एग्रीमेंट। इसके तहत हर हाल में मैंने भारत को, यह नेपाल को विश्वास दिलवाना होगा यहाँ पे, ठीक है, कि देखो भाई, हर हाल में हर तरीके से हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, हम मतलब सक्षम हैं, तभी तो जाके नेपाल की सरकार को भारत पे विश्वास होगा। दूसरा है यहाँ पे, अब अफगानिस्तान की तरह समय पर जो भी परियोजना है पूरा करे, भारत इसमें देर नहीं करे। जो भी परियोजना भारत को मिला हुआ है तेजी से पूरा करने का प्रयास करे, जैसे कि अफगानिस्तान में भारत ने, ठीक है, त्वरित कार्रवाई के माध्यम से सब किया, तभी तो जाके अफगानिस्तान लोगों का, ठीक है, भारत के प्रति धीरे धीरे एक सकारात्मक रवैया हमें देखने के लिए मिला हुआ था। नेपाल में जो भी निजी क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, नेपाल में जो निजी क्षेत्र है, विशेष रूप से व्यापार संघों की आड़ में जो भी कार्टेल है वहाँ का, ये विदेशी निवेश के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने ओपन डोर पॉलिसी का एग्जाम्पल दिया हुआ था, ओपन डोर पॉलिसी का। तो अब यहाँ पे जब ऐसा हो रहा है तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ उन्हीं को समस्या हो रहा है, हमारे यहाँ भी भारत में भी बहुत सारे नेपाली व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी समस्या यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे नेपाल यह संदेश मैंने जरूर दे भारतीयों को कि भारतीय निवेश का स्वागत है, तभी तो और अधिक इन्वेस्टमेंट और अधिक जो एफडीआई भारत से, ठीक है, नेपाल में जाएगा ही जाएगा। तो कुल मिला के फ्रेंड्स यही सारा मामला है। सारे ही एस्पेक्ट को मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया हुआ है। अगर, ठीक है, कोई चीज़ छूट रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ठीक है, अपना फीडबैक देते रहें। वीडियो की लंबाई इस तरीके से अगर एनालिसिस करने में समय लगता है, समय देना होगा, शॉर्ट में भी होगा तो हो सकता है कुछ पॉइंट छूट जाए। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।